दोस्तों नमस्कार। राजनीति बदल रही है या राजनीतिक संभावनाएं इस देश के भीतर में खत्म हो चली है? राजनीतिक तौर पर दावेदारों की तादाद बढ़ रही है या फिर बढ़ते दावेदार दरअसल उस राजनीतिक सत्ता की जमीन को और मजबूत कर रहे हैं जो एक लिहाज से राजनीतिक संभावनाएं हर विपक्षी दल में खत्म कर चली है? ये पहेलियां नहीं है, मौजूदा वक्त की उस राजनीति का सच है जिसमें राजनीतिक संभावनाएं परिवर्तन के तौर पर कहीं खत्म तो नहीं हो चली है। दिल्ली की सड़कों पर आज किसान था, पटना की सड़कों पर आज छात्र थे। दोनों अपनी अपनी जगह पिटे ही और दोनों के साथ कोई राजनीतिक दल खड़ा नजर नहीं आया, कोई नेता खड़ा नहीं आया जो कि राजनीतिक तौर पर उस विकल्प का जिक्र कर देता कि इस देश के किसानों के जरिए सत्ता बदली जा सकती है। छात्रों के आश्रय और बेरोजगारों की बढ़ती तादाद के आश्रय राजनीतिक सियासत बदली जा सकती है। सियासत बदली गई, बिहार में राजनीतिक सत्ता पलट गई। बीजेपी को नीतीश कुमार ने बाहर कर दिया और आरजेडी के साथ जाकर खड़े हो गए। वही आरजेडी जिसने दावा किया 10 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन वही छात्र नौकरियों की मांग के लिए जब सड़क पर उतरे तो उन्हें सामना सबसे पहले पानी की धार का करना पड़ा और उसके बाद लाठीचार्ज। पूछने वाला कोई नहीं। सिमटते सिमटते सभी गांधी मैदान में जमा होने लगे, लेकिन कोई नेतृत्व इस रूप में निकल कर नहीं आया जो छात्रों को कहता कि चलो अब हम राजनीतिक तौर पर एक नए विकल्प की दिशा को खोजना शुरू करते हैं और अब जो नया विकल्प होगा इस देश में बेरोजगारों को रोजगार मिल ही जाएगा। राजनीतिक संभावनाएं खत्म हो चली है क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी जानती है कि चुनाव मैदान में तो वो उतर सकती है लेकिन जीत मिलेगी नहीं। और राजनीतिक सत्ता को इस बात का गुमान हो चला है जब सारे संस्थान उसकी हथेलियों में आकर सिमट चुके हैं तो फिर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी किस तर्ज पर आगे बढ़ेगी और वो दावे चाहे करते चली जाए लेकिन उसे 2024 में सफलता तो दूर की गोटी है, वह अपनी जमीन को भी बचा ले यही बहुत है। लेकिन दावेदारों की तादाद बढ़ रही है और आज इसी सिलसिले में मौजूदा भारत की राजनीति को समझने की कोशिश कीजिए। नीतीश कुमार के बाद केजरीवाल निकल कर आए हैं और नीतीश कुमार से पहले ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के चुनाव जीतने के बाद 2024 के दावेदार के तौर पर निकल कर आई थी। जीतकर मुंबई पहुंची थी, शरद पवार बगल में थे और उन्होंने खड़े खड़े कांग्रेस को खारिज कर दिया था कि अब उसकी जरूरत है नहीं। उसके बाद नीतीश कुमार निकले तो वह समझ नहीं पाए कि आरजेडी के आश्रय समूचे विपक्ष को किस रूप में अपने अनुकूल खड़ा किया जा सकता है, तो एक कदम आगे और 2 कदम पीछे लेने के अपने तरीके पर अडिग हो गए। लेकिन इस पूरे 2 राज्यों की राजनीति का दोनों का सच क्या है, क्योंकि केजरीवाल तो नई पौध है। हम इन तक पहुंचे पहले इन दोनों का एक एक सच जान लीजिए। ममता बनर्जी के 25 से ज्यादा एमएलए के ऊपर कानूनी धाराएं लगी हुई हैं और 25 एमएलए जो हैं उसमें से 19 के ऊपर ऐसे मामले हैं जो आज नहीं कल ईडी के पास जा सकते हैं। 3 विधायक तो हाईकोर्ट पहुंच गए कि ईडी के पास मामला नहीं जाए क्योंकि एक बार गिरफ्तार तो बाहर निकलना मुश्किल। और 10 लाख नौकरियों के वादे के साथ नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव खड़े हुए, लेकिन जब बेंत और लाठियां सड़क पर, वह भी पटना के डाक बंगला चौराहे पर गूंजने लगी तो कोई बचाने नहीं आया, नौकरी दूर की गोटी। और इन सब के बीच केजरीवाल निकल कर आए हैं तो बात की शुरुआत आज केजरीवाल से ही करते हैं। केजरीवाल चुनाव जीते क्यों थे और केजरीवाल आंदोलन में सफल क्यों हुए थे? 2 चीजें उनके साथ थी, आज दोनों चीजें उनके साथ नहीं हैं, लेकिन उनके पास एक शायद अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शिक्षा मंत्री है जिसको भारत रत्न देने की मांग वह दिल्ली में नहीं गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान यह कहकर दे रहे हैं कि इन्हें तो भारत रत्न दिया जाना चाहिए, इन्हें सीबीआई के दायरे में क्यों फंसाया जा रहा है? दरअसल केजरीवाल की उत्पत्ति इस देश की जो तमाम सिविल सोसाइटी है उसके जरिए हुई और सिविल सोसाइटी ने बड़ी तादाद में जन लोकपाल आंदोलन का समर्थन किया, साथ खड़े हो गए।
और उसके साथ आरएसएस की पूरी भीड़ नजर आती थी। इन दोनों ने केजरीवाल को सफल बनाया, लेकिन सिविल सोसाइटी की ही वो देन थी। जहां पर जन लोकपाल का जिक्र था तो जन लोकपाल हवा हवाई, क्योंकि सिविल सोसाइटी से एक झटके में केजरीवाल ने पल्ला झाड़ लिया। तो कोई नैतिक बंधन नहीं रहा और आरएसएस की भीड़ भी लापता हो गई, गायब हो गई, क्योंकि इस दौर में मोदी सत्ता में आ चुके थे। गाहे बगाहे विपक्ष में सेंध लगाने के लिए केजरीवाल का इस्तेमाल क्या मोदी सत्ता करती है या आरएसएस करती है, यह भी एक अध्ययन का विषय है। लेकिन जिस सिविल सोसाइटी के साथ केजरीवाल खड़े थे, आज उसी सिविल सोसाइटी के साथ राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के साथ चर्चा कर रहे हैं। और ध्यान दीजिए, जब किसान दिल्ली में हैं और उस वक्त का एक चेहरा योगेंद्र यादव का चेहरा आज किसानों के बीच नहीं था, बल्कि वो राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं के साथ भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लकीरें खींच रहे थे। किन रास्तों पर चलते हुए किन रास्तों के आश्रय निशाने पर मोदी को लेना है और उसके आश्रय चीजों को डिगाना है, शायद ये चीजें इसलिए डगमग हो चली हैं क्योंकि मोदी के साथ कॉरपोरेट खड़ा है और कॉरपोरेट की जरूरत फिलहाल मोदी सत्ता है। कॉरपोरेट को जितनी रियायत और उसको जितना लाभ इस दौर में मिला है, इतना लाभ इससे पहले कॉरपोरेट के अपने इतिहास में कभी नहीं मिला था। तो कॉरपोरेट किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ क्यों खड़ा होगा और क्यों कॉरपोरेट का हित साधने के लिए नरेंद्र मोदी की राजनीतिक सत्ता क्यों नहीं निर्णय लेगी? और अगर निर्णय लेगी और अगर कॉरपोरेट और सत्ता का गठबंधन इतना प्रगाढ़ है, तो वो किस विजन के साथ विपक्ष की राजनीति और उसे संभालने वाले नेताओं के जहन में क्या कोई आइडिया है? क्योंकि जो वादे किए गए, उन वादों को पूरा करने की एवज में या उसके उलट पटना की सड़कों पर छात्रों पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। दिल्ली की सड़कों पर किसान फिर बेसहारा होकर घूम रहा है। पश्चिम बंगाल के भीतर की गरीबी, मुफलिसी और इन सब के बीच एमएलए जो शायद रईस होते चले गए, उन रईसों के बीच में जब पार्थ चटर्जी के साथ जितनी करोड़ की तादाद में नोट नजर आए, उसने शायद उस नैतिकता को खारिज कर दिया जिस पर सवार होकर ममता बनर्जी ईमानदारी का पाठ हर किसी को पढ़ा रही थी। एक हिस्सा है कि विपक्ष अपने आप में कमजोर कैसा है, दूसरा हिस्सा है कि सत्ता और कॉरपोरेट का गठजोड़ कैसे विपक्ष को पनपने नहीं देगा, और तीसरी परिस्थिति है कि इस देश के भीतर में राजनीतिक रास्ते जब बंद कर दिए गए, संवैधानिक संस्थानों से लेकर चुनाव आयोग और यानी इलेक्शन कमीशन से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया और गाहे बगाहे हर चुनाव में ईवीएम तक का जब जिक्र हो जाता है, तो किस लोकतंत्र और किस राजनीतिक विकल्प का जिक्र यहां पर होना चाहिए? अब इस सिलसिले को समझिए कि केजरीवाल के साथ ना सिविल सोसाइटी है ना आरएसएस है। उन्होंने एक यूटोपिया शुरू किया एजुकेशन और हेल्थ को लेकर। दिल्ली की पर कैपिटा इनकम और टैक्स कलेक्शन दूसरे किसी भी राज्य की तुलना में यहां पर जितनी जनसंख्या है उस लिहाज से बहुत ज्यादा है। यहां पर एजुकेशन और हेल्थ का प्रोजेक्ट चल सकता है, लेकिन उन्हीं के द्वारा शासित दूसरे राज्य पंजाब में क्या यह चल पाएगा? और पंजाब में अगर एक अगले बरस में चीजें पटरी पर नहीं आएगी, तो जिस मॉडल को लेकर वो चल रहे हैं, वो मॉडल अगर पंजाब में भी फलीभूत नहीं होता है, तो ये दिल्ली का मॉडल है जो देश की राजधानी है, जहां पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा है, जहां टैक्स कलेक्शन मुंबई के बाद दूसरे नंबर पर आता है। यहां की परिस्थितियां बिल्कुल अलग है और उन परिस्थितियों की राजनीति में दिल्ली केंद्र शासित राज्य है जिस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर की बराबर की चलती है। केंद्र आधे राज्य पर कब्जा किए हुए है एनडीएमसी के जरिए। यानी इन परिस्थितियों में दिल्ली का मॉडल पूरे देश पर छा जाए, उसका पहला प्रयोग तो आपको पंजाब में सफल होकर दिखाना होगा, और अगर वहां सफल नहीं हुए तो वो पूरा गुब्बारा एक झटके में उस मॉडल का खत्म हो जाएगा जिस मॉडल के आश्रय देश भर में लगातार डुगडुगी पीटी जा रही है, क्योंकि आप अकेले खड़े हैं। आपके साथ ना सिविल सोसाइटी के लोग उस दौर में आंदोलन के वक्त जब केजरीवाल के साथ खड़े हुए थे, उस वक्त वो बड़े परिपक्व थे, बौद्धिक तौर पर भी सक्षम थे, और शायद केजरीवाल इससे घबराते और कतराते रहे, इसीलिए सिविल सोसाइटी से उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। और इसके ठीक पैरेलल में आइए, मौजूदा वक्त में लाभ विपक्ष को क्या मिलता है? एक ही लाभ मिलता है। मोदी सत्ता ने बीते 8 बरस में जितना झूठ बोला,
नीतियों के तौर पर, नीतियों के क्रियान्वयन के तौर पर, और इस देश के भीतर तमाम प्रोजेक्ट्स को लेकर और प्रचार के तौर पर मीडिया ने जो सुबह से लेकर रात तक परिस्थिति पैदा की, उसमें एलिट क्लास तो पहले समझ गया, जो सर्व ऊपर जान गया कि दरअसल यह सब कुछ भ्रम है। लेकिन मिडिल क्लास का भ्रम 2017, 18, 19 में टूटना शुरू हुआ और 2022 आते आते लोअर क्लास, जो निचला तबका है, उसने भी जान लिया कि दरअसल झूठ फरेब पर यह पूरी राजनीति टिकी हुई है मोदी सत्ता की। तो इसीलिए जो भी अब एजेंसी काम करे या मोदी सरकार या सत्ता या बीजेपी जो भी बोलेगी, जाहिर है इसका लाभ विपक्ष को मिलना चाहिए। लेकिन विपक्ष को कैसे मिलेगा? जनता के पास भूखमरी की स्थिति है, 2 जून की रोटी मुहैया नहीं हो पा रही है और हर चीज पर जीएसटी के दायरे में लाकर घेर लिया गया है। तो जनता के भीतर जो असर पड़ेगा, और राजनीतिक तौर पर अगर वैक्यूम होगा, तो जनता के भीतर जो मरमरिंग शुरू होगी, जो उसके भीतर जो सिरवटें उलटनी पुलटनी शुरू होगी, वह क्या समाधान का रास्ता खोज पाएगी? और क्या वाकई जिसका जिक्र गाहे बगाहे कोई कर ही देता है कि भारत के अलग अलग प्रांतों में तो श्रीलंका सरीखी स्थिति हो गई है, तो क्या मेल्टिंग पॉइंट पर 2024 तक भारत पहुंच जाएगा, जहां इस देश की जनता के भीतर से ही कोई नेता निकल कर आएगा? क्योंकि विपक्ष की राजनीति के भीतर में लाभ उन्हें मोदी की नेगेटिविटी से हो रहा है, अपनी पॉजिटिविटी में वो अपने दायरे में फेल हो रहे हैं या उसको डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, या फिर डेवलप करने के जो औजार थे, उन औजारों पर एक लिहाज से सत्ता ने कब्जा कर लिया है। अब यहां पर आइए कि इन परिस्थिति में मोदी सत्ता के भीतर का कुछ हिस्सा हम आपको बताएं क्यों इस बात का जिक्र हो रहा है और कॉरपोरेट को कैसे लाभ होता है और देश को घाटा और लोगों को क्या नुकसान हो रहा है। मसलन अगर ध्यान दीजिए, हम कुछ प्रोजेक्ट्स का जिक्र करते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के जरिए ही जारी किया गया। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के कुल 825 प्रोजेक्ट्स में से 300 प्रोजेक्ट विलंब से चल रहे हैं। इन पर जो ओरिजिनल कॉस्ट था वो 4,90,000 करोड़ का था, आज की तारीख में वो 5,37,000 करोड़ रुपए पार कर गया, यानी 47,000 करोड़ का नया बोझ सिर्फ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे के उस पर आ गया। जो सरकार कहती थी कि हमारा प्रोजेक्ट लेट नहीं होता है, रेलवे के प्रोजेक्ट 173 में से 119 प्रोजेक्ट लेट चल रहे हैं। ओरिजिनली कीमत होती थी 3,72,000 का बजट बनाया गया था इन 173 प्रोजेक्ट को लेकर, लेकिन आज उसकी कीमत 6,12,000 करोड़ हो गई, यानी 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा इस दौर में उसका खर्चा बढ़ गया। इसी तरीके से पेट्रोलियम मिनिस्ट्री लगभग 142 प्रोजेक्ट में से 90 प्रोजेक्ट लेट चल रहे हैं और उस समय उसमें जो बढ़ोतरी हुई है 20,000 करोड़ की बढ़ोतरी हो गई है। यह लाभ किसे होगा? जो कॉरपोरेट इसमें शामिल होगा, जिस प्राइवेट सेक्टर को इसमें बीट दी गई होगी उसको लाभ होगा। पैसा कौन देगा? सरकार देगी। सरकार पैसा कहां से लाएगी? टैक्स के जरिए लाएगी। टैक्स कहां से आएगा? कॉरपोरेट टैक्स आपने कम कर दिया, जो दूसरा डायरेक्ट टैक्स है जो जनता से वसूला जाता है, जो जीएसटी लगाया गया, वह धीरे धीरे बढ़ता चला गया। अब यहां पर एक स्थिति और आती है कि जो कॉरपोरेट को आपने लाभ दिया उसमें पार्लियामेंट की एस्टीमेट कमेटी ने ही बतला दिया, जिसमें 30 सदस्य होते हैं, कि दरअसल फाइनेंशियल ईयर 20-21 के भीतर इस कॉरपोरेट के चक्कर में इस देश को 1,84,000 करोड़ का चूना लग गया है। यानी कॉरपोरेट के जो रेट कम किए गए, लेकिन दूसरी तरफ इस देश को चूना लगा, इस देश की जीडीपी नीचे गई, इस देश में प्रोडक्शन से लेकर तमाम चीज नेगेटिविटी में है। लेकिन सोचिए, सीएमआई की एक रिपोर्ट बतलाती है 2021 में इस देश की 30,000 बड़ी कंपनियां जो थी उनका मुनाफा 138% ऊपर चला गया 2020 की तुलना में। यानी 2020 में भी मुनाफा था, 2021 में ये 138, अब 2022-23 का इंतजार करना होगा। इसमें एवरेज निकाला जा रहा है कि ये लगभग 66% और बढ़ जाएगा प्रॉफिट, जिस तेजी से रफ्तार कॉरपोरेट को सत्ता सरकार लाभ देती है। और कॉरपोरेट का जो टैक्स कलेक्शन है वो लगातार नीचे हुआ है, और इसमें हमको लगता है 3 हिस्सों में चीजों को समझ लीजिए तो और साफ हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में 2004 में हम आपको ले गए हैं, उस समय जनता से 32% टैक्स वसूला जाता था और कॉरपोरेट से 27% टैक्स वसूला जाता था, यानी जनता के ऊपर 5% ज्यादा था। मनमोहन सिंह की सरकार जब 2013-14 में सत्ता छोड़ रही थी, उस वक्त जनता से 24% टैक्स वसूला जाता था और 35% कॉरपोरेट से, यानी 11% कॉरपोरेट से ज्यादा लिया जाता था। मोदी सरकार में उल्टा हो गया, 11% कॉरपोरेट
कम हो गया। 40% जनता से लिया जाने लगा टैक्स और 29% कॉरपोरेट से लिया जाने लगा। यह स्थिति इस देश के भीतर में टैक्स कलेक्शन को लेकर और कॉरपोरेट का हित साधने को लेकर है। अब यहां पर आइए, जब हम आपसे जिक्र कर रहे थे छोटी छोटी बातों का कि किसान सड़क पे, छात्र सड़क पे, कोई समझने वाला उनके दर्द को नहीं है। महंगाई की परिस्थिति में 2 जून की रोटी का जुगाड़ कैसे होगा, कोई जानने वाला नहीं है इस देश के भीतर में। यानी पॉलिटिकल पार्टीज उस पॉलिटिकल रास्ते को बनाने में लगी हुई है जो पारंपरिक तौर से पहले से चली आ रही थी। सिविल सोसाइटी कल केजरीवाल के साथ थी, आज कांग्रेस उसको साथ लेना चाहती है। कांग्रेस पहले खुद को तो खड़ा करे, उसके अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष कौन होंगे, इसको लेकर संशय की स्थिति है जो 1 महीने के भीतर तय होना है। यानी किस कांग्रेस को कैसे डेवलप करना है, यह एक कांग्रेस के भीतर ही सवाल है। तो विपक्ष का जिक्र कहां से होगा? केजरीवाल के साथ ना आरएसएस है ना सिविल सोसाइटी है, कैसे जिक्र होगा? नीतीश कुमार और तेजस्वी जिन वादों के आसरे वो 10 लाख बोल रहे थे तो इन्होंने 20 लाख कर दिया। यानी नौकरियों को भी मजाक बना दिया, ये जानते समझते हुए कि 5.5 लाख नौकरियां तो सरकारी तौर पर रिक्त है, यानी सैंक्शन नौकरियां हैं, उसको दे पाने की स्थिति में आप आ नहीं रहे हैं और आप 10 लाख से 20 लाख कर रहे हैं। यानी मजाक की परिस्थिति में देश की पॉलिटिक्स इसलिए आकर खड़ी हो गई क्योंकि समूचे विपक्ष के पास ना तो कॉरपोरेट की ताकत है, ना जनता के मुश्किल हालात को निकालने के लिए उसके पास कोई विजन है। हम इसलिए जिक्र कर रहे हैं कि अब आप सोचिए कि जीएसटी किस किस पर लगा है। हम लोगों ने सुना समझा, दूध पर लग गया, दही पर लग गया, छाछ पर लग गया, आटे पर लग गया, दाल पर लग गया, सब जाना। लेकिन अब आप सोचिए, घर आपने किसी बिजनेस के लिए किराए पर दिया, उस पर भी जीएसटी है। शादी करने जा रहे हैं, डेकोरेशन, बैंड बाजा, फोटो वीडियो, शादी का कार्ड, घोड़ा बग्गी, ब्यूटी पार्लर, लाइटनिंग जो होगी उस पर 18% जीएसटी उस पर भी लग गया। शादी के कपड़े पर लग गया, फुटवेयर पर लग गया, गोल्ड ज्वेलरी पर लग गया, बस टैक्सी सर्विस पर लग गया। यानी ध्यान दीजिए, तो जिंदगी जीने के हर दौर में आपको टैक्स ही देना है। और जो सरकार का बजट है, जो वो लगातार बजट को बढ़ाते हुए बताती है कि हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, उसमें 2022-23 में जो इनका आइडिया है टैक्स कलेक्शन का, वो 34 लाख करोड़ तक ले जाने का है। पिछले साल तक टारगेट था 27 लाख करोड़, उससे पहले टारगेट था 24 लाख करोड़। इस तेजी से टैक्स के जरिए ही चीजें वसूलनी है और कॉरपोरेट को यह लाभ देता है, क्योंकि कॉरपोरेट से आप टैक्स नहीं ले रहे हैं, उसको रियायत दे रहे हैं। उसको रियायत के साथ आप ये मानकर चल रहे हैं कि उससे हमारी इकोनॉमी का साइकिल चल पड़ेगा, और जनता के ऊपर टैक्स लगाकर उससे वसूली कर रहे हैं। और जनता को लेकर राजनीतिक रास्ते आपने बंद कर दिए, क्योंकि राजनीतिक तौर पर जो संस्थानों को काम करना चाहिए, चेक एंड बैलेंस जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, वो चेक एंड बैलेंस एक झटके में खत्म हो गया। यहां सवाल सीबीआई और ईडी और आईटी का नहीं है, यहां सवाल इलेक्शन कमीशन का है, यहां सवाल नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का है, यहां सवाल सुप्रीम कोर्ट का है, यहां पर सवाल हर उस कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन का है जिसमें सबसे बड़ा सवाल होता है कि लोकतंत्र का मतलब अगर इलेक्शन है और इलेक्शन जीतने का पूरा तंत्र अगर राजनीतिक सत्ता के पास आकर चला गया और वो अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए उन तंत्रों को कब सक्रिय करना है, मसलन सीआरपीएफ कब सक्रिय होगा, आईटीबीपी कब सक्रिय होगा, सीआईएसएफ, इलेक्शन के पीरियड में ये स्टेट पुलिस के ऊपर आकर खड़े हो जाते हैं। उस पीरियड में लगातार सुनते हैं कि हाँ ईवीएम के साथ ये खिलवाड़ हो गया, यहां पर ये हो गया। तो सोचिए 2014, 2019, अब 2024 का जिक्र हो रहा है। तो इस दौर में तमाम पॉलिटिकल पार्टी अपने बैगेज को जिंदा रखने के लिए, वो कार्यकर्ताओं का बैगेज है, वो संगठन का बैगेज है, वह उन संगठन में जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है जिससे हर नेता के पीछे 25 से 50 आदमी खड़ा रहे, उसका बैगेज है। उसको जिंदा रखने के लिए उस एक छोटे से दायरे में ही खुद को सक्रिय बनाते हुए कुछ पैसे की उगाही अलग अलग माध्यमों से करते चले जाएं, और जिस छत्रप की सत्ता जिस राज्य में होगी वहां से उसकी कुछ कमाई हो जाएगी। इसके अलावे भारत की राजनीति में लोकतंत्र का हिस्सा एक झटके में गायब हो गया। तो राजनीतिक तौर पर जब समाधान के रास्ते बंद हो जाएं, तो क्या जनता को ही तय करना पड़ता है। और मौजूदा वक्त में बेरोजगारी, महंगाई की जिन परिस्थितियों से यह देश गुजर रहा है और अपने ही पैसे को कम होते हुए बैंक में जमा पैसे के आसरे देख रहा है कि उसका 100 रुपया
कितनी जल्दी 90 में तब्दील होता है या 80 रुपए में हो जाता है, उसके बाद वो पैसा निकालता है तो नोट की कीमत कम हो चली होती है। इन परिस्थितियों के भीतर एक इंटेलेक्चुअल क्लास जो था वह लगातार भारत को छोड़ रहा है और उनकी तादाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनने के बाद और तेजी की रवानगी आ गई है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी हर इंस्टीट्यूशंस को कितनी भी फीस वसूली का तो अधिकार देती है, लेकिन लायक एजुकेशन कैसे होगा इसका कोई रास्ता नहीं बताती है। यह ठीक वैसे ही है कि पॉलिटिकल पार्टीज में कौन सा छत्रप, कौन सा नेता 2024 के लिए खुद को तैयार करके सामने रख दे, प्रचार करने लगे, बोलने लगे अब हमारी ही टक्कर है, लेकिन इस बात से अनभिज्ञ रहे कि दूसरे ने तो उस पॉलिटिकल रास्तों को ही बंद कर दिया है जिसके जरिए आप चुनाव भी जीत सकते हैं। अगर पूरा देश खड़ा भी हो जाए तो भी जनता के भीतर से लोग खड़े कैसे होंगे, और जनता उन्हीं राज्यों के भीतर जो सवाल करेगी। देश के एवरेज बेरोजगारी से ज्यादा बेरोजगारी दिल्ली में है, यह भी फैक्ट है, बाकी राज्यों में भी है, लेकिन दिल्ली जैसे राज्य में इस देश के एवरेज से ज्यादा स्थिति अगर बेरोजगारी की है, महंगाई का एवरेज अगर दिल्ली में ज्यादा है, तो वह लोग क्या सोच रहे होंगे। और इस पूरे दायरे में अगर हर कोई टेंटेड ही नजर आ रहा है, तब सवाल होता है कि अगर पॉलिटिकल रास्ते बंद हैं तो जनता कैसे सोचेगी। और शायद किसानों के भीतर आज ये सवाल होना चाहिए, कौन कहां पर टटोलते हुए कांग्रेस के पास जा रहा है, कौन कहां जा रहा है, वो सिर्फ अपनी सियासी जमीन को देखना चाहता है, इससे आगे वो सोच नहीं पा रहा है। तो क्या भारत की राजनीति में 3 बातें खुलकर उभर आ गई हैं। पहली बात, भारत में राजनीतिक समाधान के रास्ते बंद हो गए हैं, जिसके लिए जनता कब खड़ी होगी, कैसे खड़ी होगी, कोई नहीं जानता है। दूसरा सवाल, सत्ता और कॉरपोरेट का गठजोड़ इतना मजबूत है और कॉरपोरेट सत्ता को बनाए रखने के लिए, यानी मोदी सत्ता को बनाए रखने के लिए इस रूप में काम कर रही है कि अब राज्यों में भी इन्वेस्ट वह मोदी सत्ता से पूछकर करती है, और दूसरे राज्यों में जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, अगर दिल्ली के जरिए बिजनेस मॉडल वहां तक जाता है तो दिल्ली के अलावे आपके पास दंडवत होने का कोई दूसरा रास्ता बचता नहीं है। ममता बनर्जी प्रधानमंत्री से क्यों मिलती हैं, किस लिए मिलती है दिल्ली आकर, यह बात वो नहीं बतलाती है, लेकिन जब विरोध के स्वर होते हैं तो बहुत तेजी से बोलती हैं। ये सारे सवाल हैं। और तीसरा बड़ा सवाल इस पूरे दौर में, जब एक ऐसी परिस्थिति में चीज़ें आकर खड़ी हो गई जहां पर एजेंसीज का महत्व बढ़ा दिया सत्ता ने, और एजेंसीज की क्वालिटी नहीं कहें बल्कि उसकी अपनी पहचान जो थी वह जब खत्म हो गई, और सोचिए कि टीएमसी के 3 विधायक जो 3 मंत्री फिरहद हकीम, ज्योति प्रिया मलिक और अरूप राय हाईकोर्ट में इसलिए गए कि ईडी के पास उनके मामले नहीं चले जाएं, और उसके अलावे कई मामले वहां पर है जिसमें एसएससी स्कैम है, कोयला तस्करी है, गौ तस्करी है, वहां पर अनुभव मंडल, उसमें अनुव्रत मंडल उसमें फंसे हुए हैं। इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र एक सवाल और है कि जो किसान पहुंचे हैं वह अभी लखीमपुर खीरी नरसंहार के पीड़ितों को न्याय नहीं मिला ये कहते हुए पहुंचे हैं। मंत्री अजय मिश्रा को अभी तक क्यों नहीं पद से हटाया गया और गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई ये कहते हुए पहुंचे हैं। यानी एमएसपी से हटकर है, और जिनके ऊपर जो मुकदमे ठोके गए आंदोलन के दौरान वह मुकदमे भी वापस नहीं लिए गए, यह भी कहते हुए पहुंचे हैं। तो ध्यान दीजिए कि एक जेल की परिस्थिति, जेल्स के बाहर हर उस आंदोलन करने वाले या राजनीतिक दलों के बीच में लाकर राजनीतिक सत्ता ने इंस्टीट्यूशंस के जरिए ही खड़ा कर दिया है, जहां पर कोई राजनीतिक रास्ता आपके पास बचे नहीं, और भारत का लोकतंत्र राजनीति के आश्रय ही चलता है। तो शायद इसीलिए आखिरी सवाल यही है, तय इस जनता को करना, और जनता के भीतर की चर्निंग जो है वो कब मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचती है। शायद ये देश कहीं अब इसी का इंतजार तो नहीं कर रहा है, अन्यथा चांद की तरह देखते हुए 2024 में सिर्फ कमल का फूल दिखाई देगा। ये पीछे तस्वीर लगी काफ़ी है बताने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।